तो हम लोग गांधी युग के बारे में पढ़ रहे थे। गांधी युग के बारे में पढ़ते पढ़ते हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे? भारत सरकार अधिनियम हम लोग पढ़ चुके थे ना। अब आ जाओ द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़ेंगे कि ये कब से कब तक हुआ। अब यहाँ देखो, द्वितीय विश्व युद्ध इसी समय सन 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। इसमें ब्रिटिश सरकार ने भी भाग लिया। दूसरे युद्ध में भी ब्रिटिश सरकार ने भाग लिया। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं को बिना कोई परामर्श लिए भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दिया। तो भारत के किसी नेता से कोई परामर्श नहीं लिया गया और भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया गया। चलो, जिसके विरोध में प्रांतीय सरकारों के मंत्रिमंडलों ने अपना त्याग पत्र दे दिया। तो जब हम सरकार में हैं, हम सब काम कर रहे हैं और हमसे कभी कुछ पूछ ही नहीं रहा, सब काम हो गया, तो हम किस लिए हैं? मेरा बेइज्जती है ना है। तो इसलिए उन लोगों ने सब ने त्याग पत्र दे दिया अपना। इसका अंग्रेजी सरकार पर जब कोई प्रभाव ना पड़ा तो कांग्रेस ने स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा देने का निर्णय लिया। लेकिन इसका भी त्याग पत्र देने का भी कोई प्रभाव अंग्रेजों पर नहीं पड़ा। तो जो है कांग्रेस ने निर्णय लिया कि कुछ अलग करना होगा। तो सन 1942 में जब द्वितीय विश्व युद्ध चरम सीमा पर था, तभी गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों को भारत छोड़कर चले जाने को कहा गया। क्या कहा गया? कि आप जो है भारत छोड़कर चले जाइए, क्विट इंडिया मूवमेंट। इसके लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाने हेतु भारत छोड़ो आंदोलन, कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ कर दिया गया। किंतु अंग्रेज सरलता से कब मानने वाले थे? जब गांधी जी ने देखा कि वे उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने भारतीयों को करो या मरो का नारा दिया। कौन सा नारा दिया? करो या मरो का नारा दिया। ठीक है, उसके बाद करो या मरो का नारा दिया। लोगों ने अंग्रेजों को चेतावनी दे दी कि अब हम या तो पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे या फिर मर मिटेंगे। या तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे या फिर मर मिटेंगे। इस आंदोलन से निपटने के लिए अंग्रेजी सरकार ने सभी नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। वहाँ पर जहाँ उन पर अमानुषिक अत्याचार किए गए, जो मनुष्य साथ करना ठीक नहीं है, वैसा सब अत्याचार किया गया। यद्यपि सभी नेता जेलों में थे, तथापि आंदोलन की गति पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि अब भारतवासियों ने स्वतंत्रता प्राप्ति की भावना भड़क उठी थी। तो जो है सभी नेता जेल में थे, लेकिन फिर भी उस पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि सारे भारतवासी निकल गए थे घर से कि अब हमको स्वतंत्रता चाहिए तुमसे। भारत में ऐसे लोगों की भी कमी न थी जो यह मानते थे कि स्वतंत्रता की लड़ाई अहिंसक बनकर नहीं लड़ी जा सकती है। तो भारत में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका कहना था कि अहिंसक रूप से लड़ाई लड़ना अंग्रेज से संभव नहीं है, नहीं जीत पाओगे। वे स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हिंसा के प्रयोग को बुरा नहीं मानते थे। ऐसे ही एक युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस के विषय में आप पढ़ चुके हैं। अंग्रेजी सरकार की नीतियों से क्षुब्ध क्रांतिकारियों का आक्रोश भी जब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था, उन्होंने बड़े पैमाने पर यहाँ वहाँ अंग्रेजी सरकार को जान माल की क्षति पहुंचाना आरंभ कर दिया। इस क्रांतिकारी आंदोलन के नेताओं में चंद्रशेखर आज़ाद, तो जो है हिंसक आंदोलन के समर्थन में कौन कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, सुखदेव राजगुरु प्रमुख थे। इनका नाम याद कर लेना है ना। हिंसक आंदोलन के पक्ष में कौन कौन नेता थे? तो जो है उसमें से तुमको चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, सुखदेव राजगुरु प्रमुख थे। इन क्रांतिकारियों में से कुछ को फांसी दी गई और अनेक अंग्रेजों के साथ संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। अब आ जाओ आज़ाद हिंद फौज के बारे में पढ़ते हैं। आज़ाद हिंद फौज क्या है? इसी समय इन क्रांतिकारियों को एक और नया नायक मिला, जिसका नाम था सुभाष चंद्र बोस। क्या नाम था इनका? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष ने अनुभव किया कि अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए
उनकी सेना के समान ही देश के लोगों की एक सेना होनी चाहिए। तो जैसे अंग्रेज़ की सेना है, उन्होंने यह महसूस किया कि हमको भी एक सेना होनी चाहिए जो कि अंग्रेज़ सेना की भांति ही हथियारों से सुसज्जित हो। अंग्रेज़ों से लोहा लेने के उद्देश्य से ही ये उनकी कैद से भाग निकले और अफ़गानिस्तान होते हुए जर्मनी पहुंच गए। तो जो है अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए उन्होंने क्या किया कि अंग्रेज़ों से के कैद से आज़ाद हो गए और अफ़गानिस्तान से होते हुए जर्मनी पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? जर्मनी से ये जापान पहुंचे और जापान से सिंगापुर और मलेशिया। जर्मनी से फिर जापान गए और जापान से फिर सिंगापुर और मलेशिया। यहाँ पर उन्होंने भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले देशभक्त और नवयुवकों को संगठित करके एक फ़ौज का गठन किया। उन्होंने क्या किया कि जो भी देशभक्त हैं और नवयुवक हैं उनको संगठित करके एक फ़ौज बनाया जिसे आज़ाद हिंद फ़ौज के नाम से जाना जाता है। इस फ़ौज का क्या नाम है? आज़ाद हिंद फ़ौज। इन्होंने युवकों में वीरत्व का संचार करने के लिए नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, किन्होंने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। किन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी। खून का मतलब जान दे दो, लड़ते लड़ते मर जाओ तो खून मिला ना, खून मिला तब तुम आज़ाद होगे, तब मैं तुम्हें दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में सशस्त्र आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेज़ों को भारत से मार भगाने के लिए दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। तो उन्होंने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। इस समय आज़ाद हिंद फौज के दो ही प्रसिद्ध नारे थे, जय हिंद और दिल्ली चलो। क्या नारे थे? जय हिंद और दिल्ली चलो आज़ाद हिंद फौज के नारे थे। आज़ाद हिंद फौज के आक्रमण और भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया। तो आज़ाद हिंद फौज के आक्रमण से भी और उसके बाद भारत छोड़ो, यहाँ देश में भारत छोड़ो आंदोलन और उधर हमला करने के लिए आज़ाद हिंद फौज, कोई दिक्कत हुई? सशस्त्र बल वो है। तो वो इससे अंग्रेज़ जो है बुरी तरह बौखला गए कर दिया। अतः इसके लिए स्वतंत्रता आंदोलन को दबाना सरल कार्य नहीं रह गया। सन 1945 ईस्वी में महाविनाश के साथ द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। तो 1945 में महाविनाश हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। किस वर्ष समाप्त हुआ? 1945 में। इस युद्ध का प्रभाव इंग्लैंड में अंग्रेजी सरकार पर भी हुआ। वहाँ उसी समय चुनाव हुए और इटली वहाँ के प्रधानमंत्री बने। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन बन गए? इटली। कौन बन गए? इटली। जैसा कि वे भारत को स्वतंत्र देखना चाहते थे, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने एक मिशन भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। तो इटली ने ही एक मिशन भारत भेजा, भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, है ना। इस मिशन का क्या नाम था? कैबिनेट मिशन। इस मिशन ने भारतीय नेताओं से बातचीत आरंभ की, किंतु तभी मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग रख दी। तो उन्होंने भारतीय नेताओं से मांग की, लेकिन यहाँ पर क्या किया? मुस्लिम लीग ने अलग राष्ट्र का नारा दे दिया। क्या नारा दिया? कि हमको पाकिस्तान जो है अलग कर दीजिए। अंततः गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग में एक समझौता हो गया और भारत को दो भागों में बांटने का निर्णय लिया गया। 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। यद्यपि उस समय भारत विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, किंतु भारत में ऐसे राज्यों की स्थापना की गई जिसमें राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं है। तो जो है ये धर्म जो है, ये दो राष्ट्र जो है धर्म के आधार पर बटे। किस आधार पर? धर्म के आधार। लेकिन भारत जो बना वहाँ सर्वधर्म रखा गया। क्या रखा गया? लेकिन पाकिस्तान जो बना वहाँ का धार्मिक जो है वो धर्म जो है वो इस्लाम रखा गया, जिसमें राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं है। यहाँ रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को मानने और पूजा पाठ करने की अनुमति दी गई। तो भारत में जो रहेंगे उनको जिस धर्म को मानने का मन होगा वो जो है उसी धर्म को मान सकते हैं, जिसका कि आज बहुत गलत फ़ायदा उठा रहा है। आज जो है ईसाईकरण हो रहा है ना, इस्लामीकरण हो रहा है ना, हिंदू की लड़कियों को लेके भाग रहा है ना, उसी को न कहा लव जिहाद। मतलब उसको इस्लाम कबूल कराइए और मुसलमानों का संख्या बढ़ाइए, है ना, तब जाके जो है दिल्ली के तख्त पर हम कब्जा करेंगे, तब फिर आगे जाके यहाँ से हिंदुओं को भगाएंगे, जैसे पाकिस्तान से भगाएगा ना। तो यही उनका योजना है और इसी योजना पर वो काम कर रहे हैं।
जिसमें कि प्यार मोहब्बत के चक्कर में इस तरीक़ा से वो फैला रहा। तो और ईसाई क्या कर रहा है, ईसाई मिशनरी जो है रुपया पैसा दे के जहाँ गरीब हिंदू है वहाँ पर जाके उसको भड़का के और ईसाई बना रहा है। यही काम न कर रहा है। पंजाब में और छत्तीसगढ़ में और जगह जगह झारखंड में बहुत सारा काम कर दिया। इस ढंग से इसका जो है गलत इस्तेमाल हो रहा है यहाँ भारत में। यहाँ रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को मानने और पूजा पाठ करने की अनुमति दे दी गई है ना, यहाँ के कानून के अनुसार। हमें यह स्वतंत्रता शताब्दियों के संघर्ष के पश्चात प्राप्त हुई। अतः भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह इसकी रक्षा अपना तन मन धन सब कुछ त्याग कर भी करे। तो स्वतंत्रता की रक्षा जो है तन मन धन सब कुछ को अगर त्याग भी देना पड़े फिर भी स्वतंत्रता की रक्षा करना होगा, ठीक ना। तो चलो आज हम लोग क्या जाने, गांधी युग के बारे में जाने, तो किस तरीक़ा से और अंत में हम लोगों को किस तरीक़ा से इतना संघर्ष करने के बाद हम लोगों को आज़ादी नसीब हुई है। नहीं तो हम लोग अंग्रेज़ के अंदर में थे तो हम लोग बहुत परेशानी से जीवन यापन करते थे ना। तो चलो आज की क्लास में इतना ही, फिर अगले क्लास में देखेंगे।